दोस्तों आज इस वीडियो में हम राम रहीम कांड की पूरी कहानी बयान करने की कोशिश करेंगे। राम रहीम के खिलाफ जो क्रिमिनल केस दर्ज हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहली बेनती ये है कि ये मेरे विचार नहीं है, जो भी ऑन रिकॉर्ड है, जो भी न्यूज़ में रहा है, सिर्फ वो बातें करेंगे। जैसे कि वीडियो का थंबनेल भी आपने देख लिया और वीडियो का टाइटल भी आपने देख लिया। थंबनेल में लिखा है साध्वियों का रेप और फिर छिपाने के लिए 2 मर्डर। जैसे कि इसी थंबनेल से हमें पता चल जाता है कि राम रहीम के खिलाफ़ 3 केस दर्ज हैं और उन केसों में वो जेल में सज़ा काट रहा है और आजकल पैरोल के ऊपर बाहर आया है। जैसे कि आपको पता ही है कि हरियाणा में वोटें हैं 5 अक्टूबर को, और इससे पहले राम रहीम को पैरोल के ऊपर बाहर छोड़ दिया गया है। वैसे हम आज इस वीडियो में जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक तो रेप का केस हो गया और फिर छिपाने के लिए जो 2 मर्डर हैं वो 2 केस हो गए। कुल मिला के 3 केस बनते हैं और इन केसों में राम रहीम को सज़ा हुई है, उसको दोषी आरोपी करार दिया गया है। दोस्तों इस पूरे कांड को समझने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएंगे, हिस्ट्री को देखेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि जो कोर्ट में केस चल रहा था राम रहीम के ख़िलाफ़, उसमें फ़ैसला आना था जी। तारीख थी 25 अगस्त 2017 और जगह थी पंचकुला, जो पंचकुला में सीबीआई कोर्ट थी हरियाणा में। और ये पंचकुला चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में है। सिरसा से पंचकुला की तरफ, जो पंचकुला में कोर्ट थी उसकी तरफ करीब 800 गाड़ियों का काफ़िला बढ़ रहा था। और इन 800 गाड़ियों में से कोई एक कार ऐसी थी जिसमें डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह बैठा था, क्योंकि उसके ऊपर 2 साध्वियों से बलात्कार करने का आरोप था, दोष था रेप का। और इस रेप केस में सीबीआई कोर्ट में फ़ैसला आना था। फिर राम रहीम कोर्ट पहुंचता है। फिर उसके बाद जो होता है बहुत लोगों को पता ही है कि कोर्ट के बाहर करीब 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ जमा हुई थी, जो डेरा समर्थक थे, प्रेमी थे, जो फॉलोअर थे, श्रद्धालु थे गुरमीत राम रहीम सिंह के। और फिर करीब दोपहर को 3 बजे जो जज थे जगदीप सिंह, उनकी कोर्ट में से फैसला आता है, गुरमीत राम रहीम सिंह को बलात्कार का दोषी ठहराया जाता है। जैसे ही खबर बाहर पहुंचती है, कोर्ट से बाहर पता लगता है, जो बाहर समर्थक बैठे थे, फॉलोअर्स बैठे थे, श्रद्धालु बैठे थे, उनके पास जो प्रेमी थे, तो फिर वो हिंसक हो जाते हैं। वो बाहर आग लगा देते हैं, दंगे हो जाते हैं, गाड़ियों को आग लगा देते हैं। जैसे उन्होंने अपनी तरफ से कोई बॉम्ब वगैरह तैयार कर रखे थे, छोटे मोटे हथियार थे, डंडे थे, जो भी था वो उनके साथ हिंसक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहुत लोगों की मौत हो जाती है, बहुत सारे लोग सैकड़ों की गिनती में घायल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। पूरा ही जो माहौल है वो बिगड़ जाता है। पंचकुला, सिरसा, पंजाब, हरियाणा, बहुत सारे ज़िलों में हिंसा हो जाती है। 38 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और सैकड़े लोग जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। दोस्तों अब हम पहले थोड़ा सा गुरमीत राम रहीम सिंह के बचपन के बारे में बात कर लेते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, फिर वो उसके बाद डेरा मुखी कैसे बने। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के गंगानगर ज़िले में एक गांव है गुरुसर मोडियाँ। उस गुरुसर मोडियाँ में एक जट सिख परिवार रहता था। उस परिवार में गुरमीत राम रहीम सिंह का जन्म होता है। महज 7 साल की उम्र से अपने पिता के साथ डेरा जाने वाले गुरमीत राम रहीम सिंह को 23 साल की उम्र में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख शाह सतनाम सिंह ने डेरा प्रमुख का पद और जिम्मेवारी सौंप दी। और फिर 1990 में हम देखते हैं कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बनने के बाद राम रहीम ने हरियाणा और पंजाब में 3 हॉस्पिटल और 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनवाए। सीबीआई की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि राम रहीम ने पूरे हरियाणा में, पंजाब में ड्रग्स को लेकर, जो नशा है उसको लेकर, जैसे शराब और वेश्यावृत्ति है जो, उसके खिलाफ अभियान चलाए, लोगों को जागरूक किया। जैसे कि दोस्तों हम ये एक फ़ोटो देख रहे हैं। इस फ़ोटो में, इस तस्वीर में 22 साल की उम्र में राम रहीम अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिख रहे हैं।
इसमें वो मौने हैं, पगड़ी नहीं बांध रखी, और उनके 2 बच्चे खड़े हैं और उनकी वाइफ। दोस्तों अब बात करते हैं 2002 की। 2002 में एक गुमनाम चिट्ठी, लेटर, पत्र आता है और उसके बाद गुरमीत राम रहीम सिंह का जो समा है वो ठीक नहीं चलता, वो फंसते चले जाते हैं। 13 मई 2002 की बात है। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दफ्तर में एक चिट्ठी पहुंचती है। ये चिट्ठी एक गुमनाम साध्वी की आप बीती जैसी थी, जिसमें डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे, रेप के आरोप लगाए गए थे। प्रधानमंत्री दफ्तर में राम रहीम कांड के खुलासे करने वाली चिट्ठी को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा था, सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी भारत सरकार, विषय डेरे के महाराज द्वारा सैकड़ों लड़कियों से बलात्कार की जांच कराएं। श्रीमान जी, मैं पंजाब की रहने वाली हूं और मैं 5 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में साधु लड़की के रूप में कार्य कर रही हूं। मेरे परिवार के सदस्य महाराज के अंध श्रद्धालु हैं। उनके कहने पर मैं डेरे में साधु बनी थी। साधु बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज गुरमीत की परम शिष्य साधु गुरजोत ने रात के 10 बजे मुझे बताया कि आपको पिताजी ने गुफा में बुलाया है। मैं पहली बार वहां जा रही थी, इसलिए बहुत खुश थी। गुफा में ऊपर जाकर जब मैंने देखा महाराज बेड पर बैठे हैं, हाथ में रिमोट है और सामने टीवी पर गंदी फिल्म चल रही थी। बेड पर सहराने की ओर रिवॉल्वर रखा हुआ था। मैं यह सब देखकर हैरान हो गई। मुझे चक्कर आने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। महाराज ऐसे होंगे? महाराज ने टीवी बंद किया और मुझे साथ बिठाकर पानी पिलाया और कहा कि मैंने तुम्हें अपनी खास प्यारी समझकर बुलाया है। मेरा यह पहला दिन था। महाराज ने मुझे बाहों में लेते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं, तुम्हारे साथ प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने साधु बनने वक्त कहा था कि तन मन धन सब सतगुरु को अर्पण है, तो अब तुम्हारा तन मन हमारा है। जब मैंने पूछा कि क्या यह भगवान का काम है, तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण भगवान थे, उनके यहाँ 360 गोपियाँ थी जिनसे वह हर रोज़ प्रेम लीला करते थे, फिर भी लोग उन्हें परमात्मा मानते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। आज मुझको पता चला कि मेरे से पहले जो लड़कियां रहती थी उन सब के साथ मुंह काला किया गया है। बीए, एमए, बीएड, एमफिल पास लड़कियां अंधविश्वास के कारण नरक का जीवन जी रही थी। मैं मजबूर हूँ, यहाँ सतगुरु का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ कोई भी 2 लड़कियाँ आपस में बात नहीं कर सकती, घर वालों को टेलीफोन मिलाकर बात नहीं कर सकती। कोई लड़की डेरे की इस सच्चाई के बारे में बात करती है तो महाराज का हुक्म है कि उसका मुंह बंद कर दो। प्रार्थी एक निर्दोष जलालत का जीवन जीने को मजबूर। ये चिट्ठी में लिखा था। ये 1100 शब्दों की चिट्ठी थी। हमने सिर्फ 400 शब्दों को पढ़ा है। ये पत्र पीएम कार्यालय के अलावा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी भेजा गया था, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य जज था, उसके पास। इसके बावजूद राम रहीम पर दोनों राज्यों की पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, ये चिट्ठी भेजने के बाद भी। और फिर उसके बाद आती है जी बात 2003 की। फिर उसके बाद 2003 में इस गुमनाम चिट्ठी के बाद जो हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि जिस वक्त ये गुमनाम चिट्ठी बाहर आई उस समय रणजीत सिंह डेरे में मैनेजर था। रणजीत सिंह की जो बहन थी वो डेरे में साध्वी थी, डेरे में ही रहती थी। डेरा मुखी को राम रहीम सिंह को यह शक था कि रणजीत सिंह ने यह चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई है। और फिर आपको शायद पता होगा कि इसी शक के ऊपर चलते हुए 10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है।
उसका मर्डर कर दिया जाता है। अभी रणजीत सिंह हत्या की जो गुत्थी थी वो सुलझी भी नहीं थी कि 19 अक्टूबर की रात को अखबार में चिट्ठी छापने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति पर जानलेवा हमला होता है। सिरसा में उनके घर के आगे ही कुछ लोगों ने रामचंद्र पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिनमें वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जख्मी हो जाता है। फिर करीब 1 महीने तक दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान 21 नवंबर को उसकी मौत हो जाती है। ये फ़ोटो हम देख रहे हैं, ये उसका बेटा जो रामचंद्र छत्रपति पत्रकार था, उसका बेटा ये अपने पिता की फ़ोटो लेकर दिखा रहा है, खड़ा है। जो रामचंद्र छत्रपति का बेटा है उसका नाम है अंशुल छत्रपति। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख केस का पर्दाफाश करने के कारण पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या कर दी गई, क्योंकि उसके ऊपर गोलियां चला दी गई और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ, फिर वो बच नहीं पाया, उसकी मौत हो गई। ठीक है जी। दोनों हत्याओं के करीब 1 साल बाद 10 नवंबर 2003 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया। दोनों मर्डर होने के करीब 1 साल बाद फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कि हम 25 अगस्त 2017 को देखते हैं कि पंचकुला में सीबीआई कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है और सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 97 कंपनियां के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की 16 और सशस्त्र सीमा बल की यानी कि एसएसबी की 37, आईटीबीपी की 12 और बीएसएफ की 21 कंपनियां तैनात की जाती हैं। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की 10 अन्य कंपनियों की तैनाती भी की गई थी। पंचकुला और सिरसा में कर्फ्यू लगाया गया था, जबकि हरियाणा और पंजाब के आधे दर्जन जिलों में हिंसा रोकने के लिए धारा 144 भी लगाई गई थी। इसके बावजूद हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से राम रहीम के जो भक्त थे वो पंचकुला पहुंच गए थे। उनकी बहुत बड़ी जो भीड़ थी वो इकट्ठी हो गई थी। फिर 25 अगस्त की दोपहर 3 बजे जैसे ही फैसले की खबर कोर्ट से बाहर आती है, जो उसके भक्त थे, श्रद्धालु थे, प्रेमी थे, डेरा प्रेमी, वो हिंसक हो जाते हैं। देखते ही देखते पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में और भी कई इलाकों में, राजस्थान में भी दंगे हो जाते हैं। बहुत नुकसान होता है। पंचकुला में डेरा समर्थक आग लगा देते हैं, दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत लोग घायल हो जाते हैं, बहुत लोगों की मौत हो जाती है। और जो एक डागरू रेलवे स्टेशन था उसके ऊपर आग लगा दी जाती है। दिल्ली के आनंद विहार में खड़ी रेवा एक्सप्रेस थी, जो उसके खाली पड़े 2 डब्बे थे, कोच थे, उनमें आग लगा दी जाती है। ये फ़ोटो हम देख रहे हैं कि इसमें दंगे हो रहे हैं, आग लगा दी जाती है गाड़ियों को। राम रहीम को रेप केस में दोषी करार दिए जाने पर 25 अगस्त 2017 को पंचकुला में हिंसा भड़क गई थी। ये उसी वक्त की तस्वीर है जो आप देख रहे हो। सिरसा में इंडिया टुडे और एनडीटीवी के पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया जाता है। मीडिया वैन में आग लगाने की कोशिश हुई। प्रदर्शन के दौरान सबसे ज़्यादा हिंसक घटनाएं फैसला सुनाए जाने वाली जगह पंचकुला और डेरा के मुख्यालय सिरसा में हुई। इस हिंसा में कुल 38 लोगों की जान गई, जिसमें 32 लोग पंचकुला में जबकि 6 लोगों की मौत सिरसा में हो गई थी। हरियाणा और पंजाब में 250 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जख्मी हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि जब धारा 144 लगी थी तो बाबा के समर्थक वहां कैसे पहुंच गए। कोर्ट में भी बहुत भीड़ जमा हो गई थी, उस वक्त हम कोर्ट में ही थे। साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि बाबा के समर्थकों ने जो भी नुकसान किया है उसकी भरपाई राम रहीम सिंह की संपत्ति से ही की जाए। फिर देर शाम प्रदेश के डीजीपी बीएस संधू ने बताया कि राज्य में स्थिति कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि अब स्थिति कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। करीब 6 लोगों की मौत गोली लगने से हुई है और 60 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। डेरा समर्थकों की 65 गाड़ियाँ जो थी 65, उनके पास से करीब 1 दर्जन हथियार बरामद किए गए थे। वो हथियार लेके आए थे।
इनमें 3 राइफल, 3 पिस्तौल और दर्जनों कारतूस शामिल थे। 28 अगस्त 2017 की बात है। राम रहीम सिंह को दोषी ठहराए जाने के करीब 3 दिन बाद एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब की पुलिस हाई अलर्ट पर थी। इसी वजह रेप केस में दोषी राम रहीम सिंह को सज़ा सुनाई जानी थी। पिछली बार से ज़्यादा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ठीक है जी, दोपहर 3:40 की बात है। राम रहीम सिंह के बाद डेरा सच्चा सौदा के जो दूसरे नंबर पर आने वाले विपश्यना इंसा ने अनुयायियों से शांति की अपील की कि शांति बनाए रखें। फिर दोपहर 3:45 की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि राम रहीम के अनुयायियों को सज़ा स्वीकार करना चाहिए और शांति कायम रखनी चाहिए। कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी, ये अमरिंदर सिंह ने बोला। फिर दोपहर 3:59 की बात है। 4 बजने में 1 मिनट बाकी था। हरियाणा के पुलिस प्रमुख ML जो खट्टर थे, जो मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने चंडीगढ़ में अपने आवास पर जो उस हरियाणा राज्य के सीनियर अधिकारी थे उनसे, जो पार्टी नेता थे और मंत्री थे, एक आपात बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक में हर हाल में राज्य को हिंसा मुक्त बनाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। फिर बात होती है जी 5:44 की। न्यायाधीश जगदीप सिंह ने 2 मामलों में 10-10 साल की जेल और 15-15 लाख रुपए जुर्माने के साथ सज़ा सुनाई। साथ ही राम रहीम सिंह के वकील को दोनों साध्वियों को 14-14 लाख रुपए देने के निर्देश दिए। जे हम तस्वीर देख रहे हैं कि इस तस्वीर में कितना धुआंधार हो रखा है, आग लगाई गई थी। जे उसी टाइम की तस्वीर है। 25 अगस्त 2017 को CBI कोर्ट में फैसला आने के बाद सिरसा में जो आग लगाई गई थी, ये सिरसा की आग है, वहाँ की तस्वीर है, जिसके बाद यहाँ कर्फ्यू और धारा 144 लगाई गई थी। अदालत ने कहा कि डेरा प्रमुख राम रहीम सिंह ने अपने दोनों अनुयायी साध्वियों को भी नहीं बख्शा और उनके साथ जंगली जानवरों की तरह व्यवहार किया, इसलिए वह किसी दया का हकदार नहीं है। सज़ा सुनते ही राम रहीम फर्श के ऊपर बैठ गया, बैठकर रोने लगा। जब पुलिस ने उसे जेल जाने के लिए बोला कि जेल लेके जाना है, तो वह रोते हुए कहने लगे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। पुलिस उसे ज़बरदस्ती कोर्ट रूम से सुनारिया जेल ले गई थी। चिट्ठी के जरिए इस केस का खुलासा करने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने कहा, जब हम कहते थे कि राम रहीम आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल है तो लोग सहमत नहीं थे। अब हमें खुशी है कि आज अदालत ने यह साबित कर दिया है और इंसाफ हो चुका है। सज़ा सुनाए जाने के बाद बरनाला, सिरसा, पंचकुला समेत आधा दर्जन से ज़्यादा जिलों में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने फ्लैग मार्च किया और रेप केस में सज़ा सुनाए जाने के 3 साल बाद अक्टूबर 2021 में CBI अदालत ने गुरमीत, राम रहीम सिंह, कृष्ण लाल, सवदिल सिंह, जसवीर सिंह और अवतार सिंह को रणजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। और फिर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 2017 में सज़ा सुनाए जाने के बाद ही साध्वी यौन उत्पीड़न केस में राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सज़ा काट रहा है। भले ही राम रहीम जेल में हो, लेकिन अपने मजबूत पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से उसके रुतबे में कोई कमी नहीं आई। बहुत लोग ये मानते हैं कि वो बाहर बार जो उसका पॉलिटिकल इलेक्शन कनेक्शन है उसकी वजह से वो बाहर आता जाता रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि पिछले 46 मंथ्स में 46 महीनों में राम रहीम 11 बार पैरोल या फरलों के ऊपर बाहर आ चुका है। अब भी वो पैरोल के ऊपर बाहर है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं 5 अक्टूबर को। दोस्तों, ये तो थी राम रहीम कांड की पूरी कहानी, जो ऑन रिकॉर्ड था, जो न्यूज़ में था, सिर्फ वही बताने की कोशिश की है। मेरी तरफ से अपना कोई विचार नहीं है, इसीलिए आप वीडियो को लाइक डिसलाइक जैसे भी आप ठीक समझो वैसे कर सकते हो। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हो। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।